हेलो एंड वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। इकोनॉमी स्पेशल बैच हमारा जो चल रहा है उसके अंतर्गत जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, हमारा ये प्रयास है कि इकोनॉमी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस, आईएएस, एक दिवसीय परीक्षा, सभी को हम कवर करने का प्रयास करें। और उसी कड़ी में हमने जो हमारा नया टॉपिक चालू किया था वो था बैंकिंग। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास के बारे में और साथ ही साथ बैंकों के क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ चुके थे। और आज का जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, उसमें हम देखेंगे कि भारत में जो कोऑपरेटिव बैंक कार्य करते हैं वो किस प्रकार से परिचालन करते हैं और क्या उनका मॉडल होता है। साथ ही साथ कुछ विशेष प्रकार के वित्तीय संस्थान जिन्हें अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के नाम से जाना जाता है वे क्या है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन हर बार की तरह क्लास को स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास से इसे हम जोड़ेंगे और एक क्विक रिवीजन पिछली कक्षा का हम लेंगे। तो आइए एक क्विक रिवीजन पिछली कक्षा का लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे पहले बैंकिंग में हमने भारत में बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास को देखा था कि भारत में कब कब किस किस प्रकार के बैंक स्थापित हुए, कब बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, कब बैंकों का विलय स्टार्ट होता है, मर्जर स्टार्ट होता है, और कब भारत में किस किस प्रकार के कौन से बैंक स्थापित होते हैं या अन्य बैंकों में विलय किए जाते हैं, उसको हमने देखा था भारत के बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास के अंतर्गत। उसके बाद हमने बैंकों के वर्गीकरण के बारे में बात की थी और बैंकों को जब हमने वर्गीकृत किया था तो 5 प्रकारों में हमने बैंकों को वर्गीकृत किया था। पहले प्रकार के जो बैंक थे वे थे कमर्शियल बैंक या व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंकों के बारे में बहुत ही विस्तार से हमने पिछली क्लास में देखा था और व्यावसायिक बैंकों को भी आगे कुछ कैटेगरीज या वर्गों में बांटा था। वे वर्ग क्या थे, वे श्रेणियां कौन सी थी, वो पिछली कक्षा में हम देख चुके हैं। आज की क्लास में मुख्यतः हम बैंकों के अगले प्रकार जो हैं उनके बारे में बात करेंगे और 2 प्रकार के बैंकों में के बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। पहले हैं कोऑपरेटिव बैंक और दूसरे डेवलपमेंट बैंक। 5 प्रकार के बैंक भारत में कार्यरत: कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक या मर्चेंट बैंक और लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं उन प्रकारों में से 2 प्रकारों के बारे में। कौन कौन से? कोऑपरेटिव बैंक और डेवलपमेंट बैंक। कमर्शियल बैंक के बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। कमर्शियल बैंक के बारे में हमने देखा था, कमर्शियल बैंकों को भी आगे वर्गीकृत किया था किस किस में: पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, रीजनल रूरल बैंक और डिफरेंशिएटेड बैंक। डिफरेंशिएटेड बैंक के अंतर्गत पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और होलसेल बैंक को हमने देखा था। आइए आज अगले प्रकार के बात करते हैं और सीधा हमारे टॉपिक को हम लेके चलते हैं। हमारे जो अगले प्रकार के बैंक हैं जिन्हें जाना जाता है सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंकों के नाम से। आइए देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक की अवधारणा क्या होती है। तो कोऑपरेटिव बैंकों की जब स्थापना की गई थी तो स्थापना के समय इनका उद्देश्य क्या था कि ये कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या करें, ऋण बांटें, लोन बांटें। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो केवल कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं अपितु हर क्षेत्र के लिए कोऑपरेटिव बैंक द्वारा वर्तमान समय में ऋण दिया जाता है। ठीक है, तो आज के समय में सभी प्रकार के लोन कोऑपरेटिव बैंक देता है और साथ ही साथ लोगों से अकाउंट खुलवाकर पैसे जमा भी क्या करता है, स्वीकार करता है। तो दोनों प्रकार के कार्य करता है, जमा स्वीकार करने के साथ में लोगों के अकाउंट खोलकर डिपॉजिट लेना और ऋण वितरण करना। ऋण जो दिए जाते हैं लघु अवधि के ऋण और दीर्घ अवधि यानी शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन, दोनों ही प्रकार के ऋण कोऑपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक द्वारा दिए जाते हैं। अब बात करें कि बैंकों के जो बाकी कमर्शियल बैंक हैं उन पर लागू होने वाले कुछ मानक क्या यहां पर भी कोऑपरेटिव बैंक पर भी लागू होते हैं, सहकारी बैंकों पर भी लागू होते हैं? तो जी हाँ, लागू होते हैं। इन पर CRR कैश रिजर्व रेशो लागू होता है, SLR स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो लागू होता है। कहने का तात्पर्य है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जितने भी मानक अन्य बैंकों के लिए तय किए जाते हैं वे कोऑपरेटिव बैंक पर भी लागू होते हैं। कोऑपरेटिव बैंकों के रजिस्ट्रेशन की यदि हम बात करें कि कोऑपरेटिव बैंकों का रजिस्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो कोऑपरेटिव बैंकों का रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यह विशेष आपको ध्यान रखना है, कोऑपरेटिव बैंकों का रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार करती है और कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में इनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। प्रबंधन की यदि बात करें तो प्रबंधन का कार्य भी कोऑपरेटिव बैंकों का किसके द्वारा किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। जबकि
कोऑपरेटिव बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने का और इन पे नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। बात करें कि रिजर्व कोऑपरेटिव बैंकों को पैसा कौन देता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी प्रकार के बैंक हैं उनमें चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो चाहे कमर्शियल बैंक, उनका परिचालन मॉडल क्या होता है? ये क्या करते हैं? दो प्रकार से पैसा प्राप्त करते हैं। एक तो कुछ मात्रा में पैसा ये आरबीआई से या नाबार्ड से या सिडबी से प्राप्त करते हैं, और जबकि कुछ पैसा लोग अकाउंट खोलकर इनमें जमा कराते हैं। और ये पैसा जो दो तरफ से इनके पास में आता है उसका उपयोग किसके लिए करते हैं? ये ऋण वितरण में करते हैं, ऋण वितरण में करते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंकों को ये जो पैसा प्राप्त होता है वो दो ही तरीकों से होता है, लोग अकाउंट खुलवाकर पैसा जमा कराते हैं, और दूसरा नाबार्ड से भी क्या मिलती है? इसे सहायता मिलती है। आरबीआई से भी इन्हें क्या मिलती है? सहायता मिलती है। बात करें इसके प्रकारों की, तो प्रकार जो होते हैं कोऑपरेटिव बैंक के वे हैं, पहला प्रकार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, दूसरे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। आइए देखते हैं इन प्रकारों में क्या अंतर होता है, कैसे ये कार्य करते हैं। पहले हम बात करते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में। जैसा कि इसके नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है, अर्बन मतलब शहरी, तो ये प्रारंभ में केवल शहरी क्षेत्र के लिए प्रारंभ किए गए थे, लेकिन वर्तमान में शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये कार्य करते हैं। तो इस तथ्य पे आपको ध्यान देना है कि हालांकि इनका नाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या करते हैं? कार्य करते हैं। परिचालन या ऑपरेशन की बात करें तो एक राज्य से अधिक में भी ये क्या कर सकते हैं? कार्य कर सकते हैं। यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जरूरी नहीं है कि एक ही राज्य में कार्य करें, अन्य राज्यों में भी वही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अपना परिचालन कर सकता है, कार्य कर सकता है। उसके बाद दूसरे प्रकार के जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वे होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है राज्य सहकारी बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में हमने देखा था कि एक राज्य के अलावा वो दूसरे राज्य में भी कार्य कर सकते हैं, परिचालन कर सकते हैं, लेकिन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक केवल एक राज्य विशेष में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और इनकी संरचना की बात की जाए तो कोऑपरेटिव बैंकों के राज्य जो सहकारी बैंक होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, इनकी संरचना त्रिस्तरीय होती है। सबसे ऊपर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है, जिसे अपेक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ये राज्य स्तर पर कार्य करता है, जबकि जिला स्तर पर जो कोऑपरेटिव बैंक कार्य करते हैं वे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कहलाते हैं। और नीचे पंचायत स्तर पर कोऑपरेटिव बैंकों की जो संस्था काम करती है उसे कहा जाता है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज। तो तीन स्तर कोऑपरेटिव बैंक के, राज्य सहकारी बैंक के, स्टेट लेवल पर या राज्य स्तर पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या अपेक्स बैंक कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसे कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर कार्य नहीं करता, किस स्तर पर कार्य करता है? जिला स्तर पर कार्य करता है। और पंचायत स्तर पर प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंकों के अंतर्गत कार्य करती हैं। तो इस प्रकार का परिचालन मॉडल जो होता है वो राज्य सहकारी बैंकों का रहता है। कोऑपरेटिव बैंकों की अवधारणा को हमने समझ लिया। अब हम जानेंगे कि कोऑपरेटिव बैंकों के सामने किस किस प्रकार की चुनौती या समस्याएं सामने आती हैं और उनका किस किस प्रकार से समय समय पर क्या किया गया है? समाधान किया गया है। सबसे पहले समस्याओं की बात करें, पहली जो समस्या है वो है ड्यूल रेगुलेशन। जैसा मैंने आपको बताया, कोऑपरेटिव बैंकों का जो रजिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट किया जाता है, रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का जो कार्य किया जाता है, प्रबंधन का जो कार्य किया जाता है, वो कौन करता है? राज्य सरकार करती है। जबकि इन्हें लाइसेंस देने का जो कार्य किया जाता है और नियम इनके लिए निर्धारित करने का जो कार्य किया जाता है, वो नियम निर्धारण किसके द्वारा होता है और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? वो करा जाता है आरबीआई के द्वारा। लाइसेंस प्रदान करने का कार्य भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कोऑपरेटिव बैंकों पर दोहरे प्रकार का नियंत्रण कार्य करता है, जिससे कई बार इनके लिए नियम कुछ ज्यादा कड़े हो जाते हैं। आरबीआई भी इन पर नियंत्रण रखता है, राज्य सरकार भी इनके रजिस्ट्रेशन और प्रबंधन के माध्यम से इनका क्या करती है? नियंत्रण रखती है। और राज्य सरकार इस नियंत्रण को रखते हुए कई बार वहां पर भर्ती में राजनीति हावी हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक क्या है? समस्या है कोऑपरेटिव बैंकों की कि भर्ती में इनके काफी समय लगता है और राजनीति की भेंट कई बार ये भर्ती चढ़ जाती है। उसके बाद कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की सुविधा
कोऑपरेटिव बैंकों में अभी फिलहाल नहीं है। ये समझते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है, CBS, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। आप किसी बैंक में जाते हैं, सपोज ए नाम का कोई बैंक है, ठीक है, इसकी कुछ क्या है, शाखाएं होती हैं। शाखा 1 हुई, शाखा 2, मान लो 3, विभिन्न क्षेत्रों में ये शाखाएं हैं। अब इस ए बैंक की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, इस ए बैंक को मान लिया हमने SBI बैंक, ठीक है, तो इस SBI बैंक की एक शाखा ए नाम से है, दूसरी शाखा बी नाम से है, तीसरी शाखा किस नाम से है, सी नाम से है। अब जो भी अकाउंट होल्डर है उस SBI बैंक में, वो शाखा ए में जाके भी, शाखा बी में जाके भी, शाखा सी में जाके भी अपने अकाउंट से संबंधित क्या कर सकता है, कुछ प्रक्रियाएं कर सकता है, पैसा जमा करा सकता है अपने अकाउंट में, पैसा निकाल सकता है किसी भी ब्रांच में जाके। तो जब सभी ब्रांचें आपस में जुड़ी हुई हों किसी नेटवर्क के माध्यम से, तो उसे हम कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इससे होता क्या है, ग्राहकों को आसानी हो जाती है। किस प्रकार से आसानी हो जाती है कि वो अपने निकटवर्ती ब्रांच में जाकर अपना बैंकिंग संबंधी कार्य निपटा सकता है। इस प्रकार की सुविधा कोऑपरेटिव बैंकों को प्राप्त नहीं थी, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कोऑपरेटिव बैंकों में नहीं था, तो इस समस्या का सामना भी कोऑपरेटिव बैंकों को करना पड़ा था। यह हमने कोऑपरेटिव बैंकों को देखा, और इससे पहले हम बैंकों के एक और प्रकार को हम पढ़ चुके थे। देखिए क्लासिफिकेशन को मैं आपको वापस याद दिला दूं। भारत में बैंकों का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, उनमें बैंकों को 5 प्रकारों में क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। 5 प्रकार क्लासिफाई किए गए। कौन कौन से प्रकार? पहला जो प्रकार था वो था कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जिन्हें कहा गया हिंदी में व्यावसायिक बैंक। दूसरा जो प्रकार था वो थे कमर्शियल बैंक। दूसरे जो प्रकार हैं वे हैं कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक। और तीसरा प्रकार डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक। चौथे प्रकार निवेश बैंक। और पांचवा लैंड डेवलपमेंट बैंक या भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक। इनमें से कमर्शियल बैंक के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, और कोऑपरेटिव बैंक के बारे में हमने आज की कक्षा को प्रारंभ किया तब जाना। अब हम सक्षम हैं कि हम अंतर कर पाएं कोऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक के परिचालन में किस प्रकार का अंतर है। तो आइए देखते हैं व्यावसायिक बैंक और सहकारी बैंक, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के परिचालन में किस किस प्रकार का अंतर हमें दिखाई देता है। आइए देखते हैं। सारणी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, टेबल के माध्यम से कंपैरिजन करने का हम प्रयास करेंगे। इस तरफ कमर्शियल बैंक और इस तरफ कोऑपरेटिव बैंकों की हम बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले स्वामित्व की। तो कमर्शियल जो बैंक होते हैं उनमें ग्राहकों का किसी प्रकार का स्वामित्व नहीं होता है, जबकि कोऑपरेटिव बैंक में ग्राहकों का भी क्या होता है, स्वामित्व होता है बैंक में। पहला अंतर। दूसरा, वोटिंग जो पावर होती है कमर्शियल बैंक में वो शेयर धारिता पर निर्भर करती है। फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, उसमें ए नाम का जो व्यक्ति है, उस ए नाम के व्यक्ति के मान लो कितने प्रतिशत शेयर हैं, 10% शेयर हैं। बी नाम का जो व्यक्ति है उसके कितने प्रतिशत शेयर हैं, माना 20% शेयर हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ए की जो वोटिंग पावर रहेगी वो कितना प्रतिशत रहेगी, 10% रहेगी, और बी की उसी अनुपात में 20% वोटिंग पावर रहेगी। अर्थात इसके डिसीजन लेने में इनकी जो योगदान रहेगा वो इनकी शेयर धारिता के अनुसार रहेगा। जबकि यदि हम बात करें किसकी, ये बात करी हमने कमर्शियल बैंक की। अगर कोऑपरेटिव बैंक की हम बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक में क्या हमने माना कि कोई ए नाम का व्यक्ति है और कोई बी नाम का व्यक्ति है। इसकी जो शेयर धारिता माना कितनी है, 10%, और इसकी कितनी है, 20%। लेकिन जो मताधिकार रहेगा, वोटिंग पावर रहेगी, वो दोनों की ही क्या रहेगी, सेम रहेगी। वोटिंग पावर सेम रहेगी। तो कहने का तात्पर्य है एक शेयरधारी एक वोट, यानी सभी प्रकार के जो शेयरधारी हैं, चाहे उनकी शेयर धारिता कम हो या ज्यादा हो, सभी को वोटिंग पावर क्या मिलेगी, कोऑपरेटिव बैंकों में समान प्रकार की मिलेगी। जबकि कमर्शियल बैंकों में शेयर धारिता के अनुसार वोटिंग पावर का निर्धारण होता है। अगले कुछ अंतर देखें। प्रॉफिट के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी लाभ के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कौन? कमर्शियल बैंक। नाम से स्पष्ट है, व्यवसायिक आधार पर ये कार्य करते हैं।
और प्रॉफिट के लिए कार्य करते हैं, लाभ के लिए कार्य करते हैं। जबकि कोऑपरेटिव बैंकों का जो सिद्धांत है परिचालन का, वो है न लाभ न हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। परिचालन की बात करें तो व्यावसायिक जो बैंक होते हैं उनका परिचालन क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है, अधिक विस्तृत एरिया में ये काम करते हैं। जबकि कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं, सहकारी जो बैंक होते हैं, उनका एरिया इतना ज्यादा नहीं होता, कम विस्तृत क्षेत्र पे ये अपना परिचालन करते हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जितने भी प्रकार के कमर्शियल या व्यावसायिक बैंक हैं, उन व्यावसायिक बैंकों का रजिस्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। किसके तहत, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। जबकि कोऑपरेटिव बैंकों का जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो लाइसेंस जो प्रदान किया जाता है किसका, कमर्शियल बैंकों को, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रदान करता है। कौन से एक्ट के तहत, कौन से कानून के तहत, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। जबकि सहकारी बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन करने का कार्य व्यावसायिक बैंक के लिए किसका, आरबीआई का। जबकि रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव बैंकों का किसके द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा। जबकि लाइसेंस की बात करें तो दोनों को ही किसके द्वारा दिया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंकिंग का लाइसेंस दिया जाता है। रेगुलेशन या नियंत्रण की बात करें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्या रखा जाता है, सभी प्रकार के कमर्शियल बैंकों पर नियंत्रण रखा जाता है। जबकि कोऑपरेटिव बैंकों पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भी नियंत्रण रखा जाता है। साथ ही साथ राज्य सरकार भी प्रबंधन के मामले में इस पर क्या रखती है, नियंत्रण रखती है। अगले कुछ अंतरों के बारे में बात करें तो हम पाएंगे कि इस प्रकार के क्या जो है अंतर हमें व्यावसायिक बैंक और सरकारी बैंकों में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगले प्रकार के जो हमारे बैंक हैं, जिनको हमने नाम दिया डेवलपमेंट बैंक। फिर से याद दिला दूं, हमने बैंकों को क्लासिफाई किया था और बैंकों को क्लासिफाई करते वक्त हमने 5 प्रकारों में बांटा था। पहला कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक या व्यावसायिक बैंकों के बारे में पिछली कक्षा में हम देख चुके हैं। दूसरे प्रकार के बैंक थे कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में हमने आज की कक्षा की शुरुआत में देखा। और तीसरे प्रकार के जो बैंक हैं उन्हें कहते हैं डेवलपमेंट बैंक या विकास बैंक। और विकास बैंकों की अब हम चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं विकास बैंक क्या होते हैं। विकास बैंक, जैसा कि इनके नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है, ये देश में किसी क्षेत्र को विकसित करने के लिए धन प्रदान करने का कार्य करते हैं लोन के रूप में। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र को ये क्या करते हैं, दीर्घकालीन पूंजी या ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो ध्यान रखना है, डेवलपमेंट बैंक सबसे पहली चीज किसको ऋण प्रदान करते हैं, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र को ऋण प्रदान करते हैं। दूसरी पॉइंट, लॉन्ग टर्म के लिए या दीर्घकाल के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। पहला जो डेवलपमेंट बैंक भारत में स्थापित हुआ था वो 1948 में आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से औद्योगिक क्षेत्र को दीर्घकाल का ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित हुआ था। एसएच खान नाम से एक कमेटी बनती है और इस एसएच खान कमेटी क्या कहती है कि विकास जो बैंक हैं, डेवलपमेंट जो बैंक हैं, वो पर्टिकुलर सेक्टर को विकसित करने के लिए धन देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हटाते हुए विकास बैंकों को किसमें परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए, सार्वत्रिक बैंक या यूनिवर्सल बैंक, यानी जो सभी क्षेत्रों के लिए काम करें उस प्रकार के बैंकों में परिवर्तित कर दिया जाए। ये किसने कहा, एसएच खान कमेटी ने कहा। और एसएच खान कमेटी की सिफारिशें सरकार ने आंशिक रूप से मानी भी, लेकिन उससे पहले कुछ और डेवलपमेंट बैंकों की हम बात करेंगे। एसएच खान की कमेटी की सिफारिश कितनी मानी गई कितनी नहीं, वो आगे हम देखेंगे। कुछ अन्य डेवलपमेंट बैंकों की हम बात करें तो वे हैं आईएफसीआई जो अभी हमने देखा, आईडीबीआई, उसके बाद आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईआईबीआई इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सभी के सभी बैंकों का मुख्य कार्य क्या था, औद्योगिक क्षेत्र को दीर्घकाल के लिए ऋण प्रदान करना। तो ये कुछ डेवलपमेंट बैंक भारत में स्थापित हुए थे। लेकिन खान जो कमेटी थी, जैसा आपने पीछे देखा, एसएच खान कमेटी ने कहा कि डेवलपमेंट जो बैंक हैं उनको क्या कर देना चाहिए, सार्वत्रिक प्रकार के बैंक, यूनिवर्सल प्रकार के बैंकों में बदल देना चाहिए। तो कमेटी की सिफारिश मानी गई और 4 संस्थानों को छोड़कर सभी प्रकार के जो डेवलपमेंट बैंक थे उन्हें सरकार ने सार्वत्रिक बैंकों में बदल दिया, यूनिवर्सल बैंकों में बदल दिया। कौन कौन से ऐसे 4 संस्थान हैं जिनको
नहीं बदला गया वे चार हैं एनएचबी, सिडबी, एक्जिम और नाबार्ड। चारों सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान कहलाते हैं और ये डेवलपमेंट बैंकों के प्रकार हैं। तो भारत में वर्तमान में कितने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान हैं जो कि किस रूप में कार्य करते हैं? डेवलपमेंट बैंक के रूप में कार्य करते हैं, विकास बैंक के रूप में कार्य करते हैं। चार, पहला एनएचबी, दूसरा सिडबी, तीसरा एक्जिम, चौथा नाबार्ड। पहले इनका नाम देख लेते हैं हम, सभी की फुल फॉर्म हम देखेंगे, उसके बाद एक एक करके सभी की अवधारणा को समझेंगे। पहला है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, नाम से स्पष्ट है हाउसिंग क्षेत्र में यह कार्य करता है। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है। तीसरा एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। चौथा नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये चार प्रकार के बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में भारत में कार्य करते हैं। आइए एक एक करके सबको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्जिम की, जिसे जाना जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, आयात निर्यात बैंक। नाम से स्पष्ट है आयात और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान करता है। ठीक है। स्वामित्व की बात करें तो पूर्ण स्वामित्व किसके पास है? सरकार के पास में। 100% शेयरधारिता एक्जिम में किसकी है? केंद्र सरकार की है। स्थापना की बात करें तो स्थापना जो होती है इसकी 1 जनवरी 1982 को होती है। मुख्यालय हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है एक्जिम बैंक का वो है मुंबई में स्थित। कार्यों की बात करते हैं अब। सबसे मेन जो चीज है इसकी वो है कार्य, कि कार्य किस प्रकार के करता है ये। तो कार्य पहला, आयात निर्यात हेतु क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। साथ ही साथ ऋण प्रदान करने के अलावा एक और कार्य भी यहां एक्जिम बैंक करता है, वो है तकनीकी सहायता, टेक्निकल सपोर्ट। जितने भी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर हैं उनको तकनीकी सहायता भी ये क्या करता है? प्रदान करता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं नाबार्ड की। नाबार्ड क्या होता है? नाबार्ड देखिए, नाबार्ड की अगर फुल फॉर्म देखें तो ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम में ही इसका कार्य निहित है। दो शब्द यहां देख रहे हैं, एग्रीकल्चर आप और एक रूरल डेवलपमेंट। तो कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ऋण प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है। हिस्सेदारी की बात करें तो 100% सरकारी हिस्सेदारी इसमें है। जैसा हमने पीछे देखा था एक्जिम बैंक में 100% हिस्सेदारी किसकी थी? केंद्र सरकार की। उसी प्रकार नाबार्ड में भी 100% हिस्सेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। जैसे एक्जिम बैंक का मुख्यालय मुंबई में था, इस बैंक का मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कौन सी कमेटी की सलाह पर? बी शिवरामन कमेटी की सलाह पर 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अब नाबार्ड का प्रमुख बिंदु, नाबार्ड के कार्य। तो नाम से आपको स्पष्ट हो गया, कृषि क्षेत्र के लिए और ग्रामीण विकास के क्षेत्र के लिए क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। लेकिन ये जो ऋण देता है वो ये दो प्रकार से देता है। पहला प्रत्यक्ष वित्त। प्रत्यक्ष वित्त का तात्पर्य है नाबार्ड क्या करता है? नाबार्ड क्या कर देता है? सीधे ही क्या कर देता है? कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के में काम करने वाली संस्थाओं को क्या दे दे? ऋण दे दे। तो इसे तो कहा जाता है प्रत्यक्ष वित्त। और दूसरा नाबार्ड क्या करे? नाबार्ड पहले क्या दे? बैंकों को पैसा दे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसा दे और ये ऋण के रूप में पैसा उन संस्थानों को दे जो कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य करती है। तो दो प्रकार के कार्य इसके द्वारा प्रत्यक्ष वित्त भी प्रदान किया जाता है और अप्रत्यक्ष वित्त भी प्रदान किया जाता है। किसके लिए? कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए। और किस प्रकार से कार्य करता है उसे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यक्ष वित्त या डायरेक्ट फाइनेंस। डायरेक्ट फाइनेंस के अंतर्गत क्या होता है? एक फंड होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो कि किसके अधीन होता है? नाबार्ड के अधीन होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, नाबार्ड के अधीन एक फंड होता है और उस फंड को हमने क्या कहा? RIDF। पूरा नाम क्या है इसका? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। काम किसके लिए लिया जाता है? ये ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए इसमें जो पैसा आता है वो कहां से आता है, ये समझने वाली बात है। देखिए, जैसा हमने देखा था कि प्रत्येक जो बैंक होता है उस बैंक को अपने ऋणों में से कुछ प्रतिशत भाग, ऋणों का कुछ प्रतिशत भाग किसको देना होता है? प्राथमिक क्षेत्र को देना होता है। लेकिन कई बार
जो निर्धारित प्रतिशत भाग प्राथमिक क्षेत्र को देना होता है, जो आरबीआई द्वारा निर्धारित किया गया है, वो यदि बैंक नहीं दे पाते हैं, वर्तमान में ये कितना निर्धारित है, 40%, यानी 100 रुपए का ऋण यदि कोई बैंक बांटेगा तो उसे 40% ऋण किसको देना होगा, प्राथमिक क्षेत्र को देना होगा। यदि 40 की जगह वो 20 दे, अगर 40 की जगह क्या कर पाए, 20% ही दे पाए, तब क्या होगा, उसे बाकी का 20% कहां जमा कराना होगा, बैंक को, नाबार्ड के पास में। और नाबार्ड उस पैसे को किस रूप में रखता है, RIDF के रूप में रखता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के रूप में रखता है। और इस फंड का उपयोग नाबार्ड ऋण देने के लिए क्या करता है, ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने के लिए करता है। अब प्रत्यक्ष वित्त के तहत या डायरेक्ट फाइनेंस के तहत नाबार्ड किस किस को ऋण देता है, देखते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास बनाने के लिए जो कार्य होते हैं, उनके लिए सीधे ही निवास बनाने वाली संस्था को नाबार्ड क्या देता है, ऋण देता है। इसी प्रकार स्वच्छ भारत योजना ग्रामीण जो है, उसके लिए ऋण जो दिए जाते हैं वो सीधे नाबार्ड द्वारा दिए जाते हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कार्य कर रही होती हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में, उनको भी सीधे नाबार्ड ऋण प्रदान करता है। इसी तरह मध्यम और बड़ी जो सिंचाई परियोजनाएं होती हैं, उनको भी सीधे तौर पर नाबार्ड द्वारा क्या किया जाता है, ऋण दिया जाता है। कुछ और बात करें तो जितनी भी फूड प्रोसेसिंग से संबंधित इकाइयां हैं, उनकी स्थापना के लिए ऋण सीधे उन फूड प्रोसेसिंग एजेंसियों को ही नाबार्ड द्वारा दिया जाता है। इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिए यदि कोई संस्था एजेंसी कार्य कर रही है, तो उसे भी सीधे ही नाबार्ड द्वारा वित्त ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है। दूसरा, अप्रत्यक्ष वित्त और पुनर्वित्त की हम बात करते हैं। दो प्रकार हमने देखे थे। नाबार्ड दो प्रकार से ग्रामीण विकास के लिए सहायता करता है। पहला प्रकार कौन सा, सीधे उस क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था को ऋण दे दे। दूसरा, बैंक और वित्तीय संस्थानों को नाबार्ड ऋण दे और बैंक और वित्तीय संस्थान उस क्षेत्र के विकास के लिए आगे ऋण प्रदान करें। तो अप्रत्यक्ष वित्त के तहत नाबार्ड सीधे किसी संस्था को ऋण प्रदान ना करके किसको पैसा देता है, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और बैंक्स को क्या देता है, पैसा देता है। और इस पैसे को वो नीचे क्या देते हैं, ग्राहकों को ऋण के रूप में देते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है, अप्रत्यक्ष वित्त। तो नाबार्ड दो प्रकार से सहायता करता है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए। पहला किस प्रकार से, प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करके, और दूसरा अप्रत्यक्ष वित्त प्रदान करके। क्या अंतर है हमने देखा। तीसरे प्रकार का अखिल भारतीय संस्थान जो हम देखने वाले हैं वो है राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB के नाम से इसे जाना जाता है। 9 जुलाई 1988 को स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली। स्वामित्व की बात करें तो 100% सरकार के स्वामित्व में, केंद्र सरकार के स्वामित्व में ये कार्य करता है। कार्य देखें तो इसके भी वही कार्य किसको देता है, फाइनेंस देता है। किस क्षेत्र को, आवास क्षेत्र के विकास के लिए फाइनेंस या ऋण प्रदान करता है दो प्रकार से। जैसे नाबार्ड दो प्रकार से वित्त प्रदान कर रहा था, उसी प्रकार ये नेशनल हाउसिंग बैंक भी दो प्रकार से ऋण प्रदान करता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक में हमने देखा था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक में डायरेक्ट जो है फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध थी और वो भी, जबकि यहां नेशनल हाउसिंग बैंक में भी हम देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंस यानी प्रत्यक्ष वित्त और अप्रत्यक्ष वित्त दोनों के माध्यम से ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। आइए देखते हैं कैसे। प्रत्यक्ष वित्त मैंने आपको बताया कि सीधे ही जो संस्था क्या कर रही है, आवास निर्माण के लिए कार्य कर रही है, उसे क्या कर देगा, वित्त ऋण के रूप में प्रदान कर देगा। और इस रूप में पैसा किसको देता है, सार्वजनिक गृह निर्माण के लिए यानी पब्लिक के लिए सस्ते आवास निर्माण के लिए जो कोई बिल्डर कार्य कर रहा है, जो कोई संस्था कार्य कर रही है, उसे सीधा NHB से क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। इसी तरह किसी कंपनी के कर्मचारियों के निवास के निर्माण के लिए यदि कोई कंपनी कार्य कर रही है तो भी NHB से उसे क्या मिल जाएगा, सीधा लोन मिल जाएगा। तो ये था प्रत्यक्ष प्रकार का वित्त। दूसरा, अप्रत्यक्ष प्रकार से भी आवास निर्माण में सहायता देती है। कैसे, सबसे पहले क्या करता है, नेशनल हाउसिंग बैंक किसको देती है, रीजनल रूरल बैंकों को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को और बैंकों को क्या देती है, ऋण देती है। NHB क्या करती है, पैसा किसको देगी, पहले बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, और ये फिर नीचे किसको देंगे, जिस व्यक्ति को ऋण चाहिए इसके लिए, आवास निर्माण के लिए, उस आवास निर्माण के लिए ऋण देंगे। तो इस प्रकार से दो प्रकार से सहायता नेशनल हाउसिंग बैंक आवास क्षेत्र के विकास के लिए करता है। पहला कौन सा, इनडायरेक्ट फाइनेंस के माध्यम से, और दूसरा डायरेक्ट फाइनेंस के माध्यम से। ठीक है, तो ये दो प्रकार हमने देखे। चौथा, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान की हम बात करने वाले।
डेवलपमेंट बैंक की हम बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट बैंक के रूप में 4 बैंक वर्तमान में भारत में कार्य कर रहे हैं और उन बैंकों को क्या कहा जाता है? अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। पहला अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जो हमने देखा वो था एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। दूसरा हम देख चुके हैं वो कौन सा था? नाबार्ड। तीसरा हमने देखा नेशनल हाउसिंग बैंक या एनएचबी, और चौथा इस प्रकार का अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है सिडबी, नाम है इसका, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 2 अप्रैल 1990 को। हेडक्वार्टर ध्यान रखना है लखनऊ। पहले जो 2 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान हमने देखे थे कौन कौन से? नाबार्ड को हमने देखा था और एक्जिम को हमने देखा था। तो नाबार्ड और एक्जिम का मुख्यालय हमने देखा था, वो कहां देखा था? मुंबई में। जबकि नेशनल हाउसिंग बैंक का मुख्यालय कहां था? दिल्ली में। बात करें सिडबी के मुख्यालय के, तो सिडबी का मुख्यालय कहां स्थित है? लखनऊ में। स्वामित्व की बात करें तो बाकी के 3 अखिल भारतीय संस्थान जो कि नाबार्ड, एक्जिम और एनएचबी थे, उनमें केंद्र सरकार का 100% स्वामित्व था, जबकि यहां सिडबी में एसबीआई, सरकार और एलआईसी और नाबार्ड तीनों का क्या है? चारों का क्या है? स्वामित्व कुछ कुछ मात्रा में है। सर्वाधिक जो स्वामित्व है वो है एसबीआई के पास में। किसका? सिडबी में सर्वाधिक जो अंश या शेयरधारिता है वो किसकी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। अब सिडबी के कार्यों के बारे में बात करें तो 2 प्रकार के कार्य। पहला, डायरेक्ट फाइनेंस प्रदान करना, प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करना। प्रत्यक्ष वित्त कैसे? जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट, जो भी औद्योगिक इकाइयां औद्योगिक विकास के लिए ऋण चाहती हैं, उनको सीधा ही सिडबी क्या कर देता है? ऋण प्रदान कर देता है। ये तो हुआ प्रत्यक्ष वित्त। और दूसरा अप्रत्यक्ष वित्त। इसका मतलब क्या होगा? सिडबी क्या देगा? पहले बैंकों को पैसा देगा, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसा देगा, और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रियलिस्ट को इसलिए या उद्योगों को ऋण देंगे। 2 प्रकार के कार्य। और तीसरे प्रकार का एक विशेष कार्य भी यहां सिडबी के द्वारा किया जाता है, वो है डेवलपमेंटल वर्क या विकासात्मक कार्य। आइए देखते हैं तीनों प्रकार के कार्य किस प्रकार से किए जाते हैं। डायरेक्ट फाइनेंस। डायरेक्ट फाइनेंस मैंने आपको बताया एमएसएमई। एमएसएमई मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेस हैं, उन उद्योगों को सीधे तौर पर सिडबी ऋण प्रदान करके सहायता देता है। दूसरा इनडायरेक्ट फाइनेंस। सिडबी क्या देगा? बैंकों को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या लघु वित्तीय संस्थानों को पैसा देगा, और ये फिर नीचे उद्योगों को ऋण के रूप में पैसा बांटेंगे। तीसरा इसका जो कार्य था वो था डेवलपमेंटल वर्क। डेवलपमेंटल वर्क के अंतर्गत सिडबी क्या करता है? औद्योगिक क्षेत्र के लिए ऋण प्रदान करने के अलावा कुछ अन्य प्रकार के कार्य करता है। वे अन्य प्रकार के कार्य क्या हैं? देखते हैं। एक इंडेक्स ये जारी करता है और उस इंडेक्स को जाना जाता है कृषि डेक्स के नाम से। और इस कृषि डेक्स, ये जो इंडेक्स होता है, सूचकांक होता है, वो लघु उद्योगों हेतु क्या होता है? एक सूचकांक होता है जो लघु उद्योगों के प्रदर्शन को दर्शाता है, और सिबिल के, ठीक है, सिबिल एक संस्था है, उसके सहयोग से इस सूचकांक को तैयार किया जाता है। इसी प्रकार का एक अन्य इंडेक्स एमएसएमई पल्स भी सिडबी द्वारा अपने विकासात्मक कार्यों के अंतर्गत जारी किया जाता है। और इस सूचकांक के अंतर्गत क्या रिपोर्ट होती है? एमएसएमई को दिए गए ऋण की रिपोर्ट होती है कि त्रैमासिक रूप से विभिन्न बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा कितना ऋण लघु उद्योगों को बांटा गया है। इसी प्रकार की एक अन्य विकासात्मक योजना उद्यमी मित्र के नाम से भी चलाता है सिडबी अपने डेवलपमेंटल कार्यों के अंतर्गत, जिसमें उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए इसके द्वारा क्या की जाती है? कुछ सहायता सलाह के रूप में प्रदान की जाती है। तो ये बात हुई सिडबी की। अगला हम बात करेंगे डेवलपमेंट बैंक के रूप में एक नया जो शब्द हमें देखने को इन दिनों मिल रहा है, वो है मुद्रा। आइए देखते हैं मुद्रा क्या है। मुद्रा की यदि हम बात करें तो मुद्रा का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो प्रारंभ में कंपनी एक्ट के तहत एक कंपनी के रूप में हुआ था, ठीक है। बाद में इसका स्टेटस बदल दिया गया और इसे एक एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बना दिया गया। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन क्या होते हैं अगली क्लास में हम समझने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखें, मुद्रा की जो स्थापना हुई थी वो प्रारंभ में एक कंपनी के रूप में हुई, लेकिन इसे क्या कर दिया गया, बाद में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में बदल दिया गया। पूंजी की बात करें तो 100 करोड़ रुपए की इसकी पूंजी होती है, और ये जो पूंजी होती है ये सिडबी द्वारा क्या करी जाती है, सब्सक्राइब की जाती है मुद्रा बैंक की। अब मुद्रा बैंक के कार्यों की बात करें
तो मुद्रा बैंक का पहला कार्य है पुनर्वित्त प्रदान करना। पुनर्वित्त कैसे प्रदान करता है देखेंगे हम, क्या होता है पुनर्वित्त या रीफाइनेंस करना। दूसरा जो कार्य है इसका रेगुलेटरी या विनियामक प्रकार के कुछ संस्थाओं पर क्या करना, नियंत्रण रखना, ठीक है। तीसरा इसका जो कार्य है ये गारंटी देता है कुछ लोन्स, कुछ ऋणों के ऊपर, ठीक है। और कौन से ऋणों के ऊपर, वे ऋण जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा दिए जाते हैं, उन ऋणों की वसूली ना हो उसके लिए गारंटी कौन देता है, मुद्रा। और यानी कहने का तात्पर्य है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किसी बैंक द्वारा यदि कोई लोन दिया जाता है, वो वापस बैंक को प्राप्त नहीं होता है, तो उसकी पूर्ति कौन करेगा, मुद्रा करेगा। ऐसी गारंटी मुद्रा देता है। PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मुद्रा के एक कार्य के हमने देखा जिसका नाम है पुनर्वित्तकरण या रीफाइनेंस। तो देखिए रीफाइनेंस की सुविधा क्या होती है। रीफाइनेंस का तात्पर्य है मुद्रा किसको पैसा देता है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो छोटी छोटी मात्रा में क्या देते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, उन संस्थानों को क्या करता है, पैसा देता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी पैसा देता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को भी पैसा देता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी मुद्रा क्या देता है, पैसा देता है। और ये फिर आगे किसको बांटते हैं पैसा, ऋण के रूप में स्मॉल और माइक्रो जो बिजनेसमैन होते हैं, छोटे जो उद्योग होते हैं, उनको लोन के रूप में पैसा बांटते हैं। तो इनको पैसे की प्रतिपूर्ति करना मुद्रा का यह जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है, रीफाइनेंस कहलाता है। यानी नीचे स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस को लोन बांटने के लिए इन सभी संस्थानों को पैसा जो प्रदान करने का कार्य किया जाता है वो मुद्रा द्वारा किया जाता है। इसे ही रीफाइनेंस फंक्शन कहते हैं मुद्रा का। अब अगला जो कार्य है इसका रेगुलेटरी फंक्शन। मुद्रा रेगुलेटरी फंक्शन या नियमनकारी कार्य भी एक करती है। तो किसका नियमन करती है, ऐसी सभी संस्थाओं का जो लघु वित्त बांटती हैं। लघु वित्त का मतलब माइक्रो फाइनेंस, यानी 50,000 रुपए तक के जो ऋण बांटती हैं संस्थाएं, उन सभी संस्थाओं को विनियमित करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, मुद्रा के द्वारा किया जाता है। एक नई योजना प्रारंभ की गई है मुद्रा के द्वारा, वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है, गैर कृषि क्षेत्र हेतु यानी कृषि क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों हेतु ऋण प्रदान करना। और वो ऋण प्रदान करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है, ताकि रोजगार में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। और इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो ऋण प्रदान किए जाते हैं उनमें प्राथमिकता किसको प्रदान की जाती है, SC और ST कैटेगरी को क्या की जाती है, अनुसूचित जाति और जनजाति को क्या करा जाता है, प्राथमिकता दी जाती है ऋण वितरण में। 3 प्रकार के ऋण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बांटे जाते हैं। पहले प्रकार के ऋण, ऐसे ऋण जो 50,000 रुपए तक की राशि के होते हैं, उन्हें शिशु कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा, किशोर कैटेगरी के अंतर्गत उस प्रकार के ऋण रखे जाते हैं जो 50,000 रुपए से लेके 5 लाख तक की मात्रा में बांटे जाते हैं। और तीसरे, तरुण, जो कि 5 लाख से 10 लाख की अमाउंट के जो लोन बांटे जाते हैं वो तरुण कैटेगरी के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो ये थे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने जो 2 बैंक जिनके बारे में बात की वो थे कोऑपरेटिव बैंक और डेवलपमेंट बैंक। कोऑपरेटिव बैंक के पूरे परिचालन मॉडल को हमने देखा। इसी प्रकार डेवलपमेंट बैंक के रूप में कौन कौन से अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान भारत में कार्य कर रहे हैं, इसको हमने देखा। अगली सीरीज में हम पढ़ेंगे कुछ अन्य बैंकों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।